Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh and I am here to discuss with you a subject which is interpretation of a statute. This subject is given in the syllabus of LLB Honours 8th semester. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट में हम जो जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे वो है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. ओके, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में हमने काफ़ी प्रोविजंस इसके डिस्कस कर लिए थे और हम इसके लास्ट पोर्शन पे हैं. अगर हम देखें तो हमने इसका डेफिनेशनल क्लॉज पढ़ दिया है और इसका डेफिनेशनल पोर्शन पूरा पढ़ लिया है और इसके जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं या जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है. टुडे वी विल डिस्कस पावर एंड फंक्शनरीज which is given under section 14 to section 19 in the general clauses act. Okay, and we will also try to cover up the last portion of the general clauses act, that is the important last portion actually, and it is, you can see it on question number 7, provision as to orders, rules etc under enactments, that is section 20 to section 24. ये section 20 से 24 तक में दिया हुआ है. ठीक है, तो आज हम इस एक्ट को, इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ पावर्स एंड फंक्शनरीज. सेक्शन 14 से सेक्शन 19 में दिया हुआ है. जैसा कि हम जानते हैं, हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन 14 में अगर हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें देखिए, अगर इसको हम अच्छे से देखें तो इसमें यह बात कही गई है कि वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट पावर इज़ कन्फर्ड. मतलब कोई मान लीजिए एक्ट है या कोई रेगुलेशन है, उस एक्ट रेगुलेशन जो कि कब आया है, जो कि कब मतलब कि इन्फोर्स्ड हुआ है, वो इन्फोर्स्ड हुआ है इस एक्ट यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के आने के बाद. अगर कोई ऐसा एक्ट आया है जिसमें कि कुछ पावर कन्फर की गई है, देन तब क्या होगा? देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स दैट पावर मे बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजन एक्वायर्स. मतलब बस इसमें यह बात कही गई है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्ट या इनेक्टमेंट हुआ, ठीक, और वो एक्ट आया कब? 1897 के बाद, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद. जब से जनरल क्लॉजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, उसके बाद अगर कोई एक्ट आया, ठीक है, उस एक्ट के आने में, उस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न है जो कि किसी अथॉरिटी को कोई पावर कन्फर कर रहा है, यानी कि पावर दे रहा है. तो इसमें यह बात कही गई है कि जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो, यानी कि जब तक कोई अलग से कुछ एक्सप्रेसली ना मेंशन किया गया हो, तब तक वो जो पावर है जो कि कन्फर की गई है उस इनेक्टमेंट के थ्रू, उस पावर को टाइम टू टाइम, जैसे भाई कोई पावर दी गई है तो उसके लिए एक सिचुएशन भी बताई गई होगी कि इस सिचुएशन में ये पावर आपको एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, इसमें यही कहा गया है सेक्शन 14 में कि ये जो पावर है, ये जब वैसी सिचुएशन आएगी तब तक उस पावर को यूज़ किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो पावर एग्जॉस्ट हो गई. एग्जॉस्ट नहीं होगी, मतलब जब वो सिचुएशन आती है उस पावर को यूज़ किया जाएगा. उसको बार बार एक्ट में उसको मेंशन करने की नीड नहीं है. ये नेसेसरी नहीं है कि उसको एक्ट में बार बार मेंशन किया जाए. बस इतना बहुत होगा कि जैसे जैसे वो सिचुएशन आती है उस पावर को एक्सरसाइज उसी तरीके से किया जाए. ठीक, इसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 15 इसकी बात करता है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो. देखिए, एक्स ऑफिशियो एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन और ऑफिस. मतलब कि किसी ऑफिस या पोजीशन में होने की वजह से कोई पावर अगर किसी को मिल जाती है. जैसे हम जब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है. ठीक, अब उपराष्ट्रपति क्यों होता है? वो एक्स ऑफिशियो होता है ना, पदेन जिसे हिंदी में हम कहते हैं. एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कि वो उपराष्ट्रपति है, इसलिए वो राज्यसभा का सभापति है. ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक, इसलिए कि किसी वजह से, किसी ऑफिस आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं
कि किसी पोजीशन या ऑफिस में होने की वजह से कोई पावर मिल जाने को एक्स ऑफिशियो कहते हैं। ठीक, जैसे वो उपराष्ट्रपति है इसलिए वो राज्यसभा का सभापति है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जहाँ पर मान लीजिए वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन इज कन्फर्ड। मान लीजिए कोई इनेक्टमेंट है, कोई एक्ट है, कोई लॉ है, कोई तो उस लेजिस्लेशन में ये बात कही गई है कि उस लेजिस्लेशन में ये बात बोली गई है कि कोई पावर दी गई है किसी पर्सन को किसी को अपॉइंट करने के लिए। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करने की कोई पावर दी जाएगी तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये पावर दी गई है कि उस अपॉइंटमेंट की पावर में किसी को एक्स ऑफिशियो जो है अपॉइंटमेंट करना है तो वो भी वैलिड होगा। मतलब कि द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एक्स ऑफिशियो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करना है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है। नहीं, जो पर्सन किसी को अपॉइंट कर सकता है एक नॉर्मल वे पर, वही उसको एक्स ऑफिशियो के बेसिस पर भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें लास्ट में लिखा भी हुआ है कि हाँ ये बात और भी है कि अनलेस इट इज़ अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर कहीं अलग से कोई एक अलग एक्सप्रेसली मेंशन है ये कि नहीं एक्स ऑफिशियो को इस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, तब बात अलग हो जाती है। ठीक है, तब फिर हो सकता है उसको उस तरीके से ना अपॉइंट किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको ऐसे ही अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है इसके सेकंड पैरा में, एक्स ऑफिशियो इज़ अ लैटिन वर्ड, ठीक है, विच मीन्स बाय वर्चू ऑफ वंस पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, भाई किसी की पोजीशन या ऑफिस की वजह से किसी को कुछ मिलना। ठीक है, प्रोविजंस अंडर दिस सेक्शन स्टेट्स दैट वेयर देयर इज़ अ पावर टू अपॉइंट। इस प्रोविज़न इनमें क्या कहा गया है, यानी कि सेक्शन 15 में क्या कहा गया है कि जहाँ पर किसी को अपॉइंट करने की पावर है, द अपॉइंटमेंट में बी मेड बाय द अपॉइंटिंग एक्स ऑफिशियो एज वेल, कि वैसा अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट की तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें 16 में क्या है, इट टॉक्स अबाउट पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी को अपॉइंट करने की पावर है तो इस मान लीजिए किसी को ये पावर दी गई है कि वो इसको अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कहीं भी उस एक्ट में ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कि वो एक्सक्लूड किसे कर सकता है, वो किसे डिसमिस, क्या वो उसे डिसमिस कर सकता है। जैसे कि हम जनरली क्या पाते हैं जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं कि इस पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इस पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया जाना है। ठीक, अगर किसी को अपॉइंट कोई करने की पावर दी गई है और कहीं अलग से उस एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अपॉइंट करने उसे किस तरीके से डिसमिस किया जाएगा। ठीक, मतलब अपॉइंट करने के बारे में तो दिया हुआ है लेकिन डिसमिस या सस्पेंड करने के बारे में नहीं एक्सप्रेसली अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ पर उसको अपॉइंट कर कैसे, तो वहाँ पर उसे जो अपॉइंट करता है वही उसे सस्पेंड या डिसमिस भी करने की पावर रखता है। या तो अलग से दिया जाए या फिर वही पावर उसके पास होगी जो अपॉइंट करता है। 17-18 इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी सेक्शन 19, इट टॉक्स अबाउट ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स मीन्स व्हाट, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ लॉ रिलेटिव टू द लॉ रिलेटेड, सॉरी वहाँ रिलेटिव नहीं होगा, वहाँ रिलेटेड होगा, अ लॉ रिलेटेड टू द chief or superior of an office shall apply to the deputies and subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of their superiors to prescribe the duty of the superior। देखिए इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं, बड़े ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। उपराष्ट्रपति कभी कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि वो कभी कभी राष्ट्रपति पद के कार्य का वहन करता है, यानी कि वो सारे पावर्स या फंक्शंस को एक्सरसाइज करता है जो राष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। कौन करता है, उपराष्ट्रपति। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोविज़न दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या उपराष्ट्रपति वो सारी ड्यूटीज़ को जो फंक्शन करता है तो क्या वो सारी ड्यूटीज़ लॉफुली होंगी, क्योंकि उसका पद तो उपराष्ट्रपति का है। हालांकि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, लेकिन ये बात जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेक्शन 19 में भी दिया हुआ है
और इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हमने भले ही एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का एग्जाम्पल लिया, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो ऑफिसर उस वक्त नहीं है या पद खाली है, जो भी है उसके साथ, तो उससे छोटा ऑफिसर उसकी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है या उसकी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहाँ पर उसके पास उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने पे वो सारी पावर्स होंगी जो अगर वो ऑफिसर होता तो होती। यानी कि मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास इंस्पेक्टर की सारी पावर्स एज्यूम की जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे वो पावर नहीं होगी, वो जब तक इंस्पेक्टर नहीं है तब तक उससे वो पावर मानी जाएंगी, उसे वो माना जाएगा कि उसके पास वो पावर्स हैं। यही बात सेक्शन 19 में कही गई है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें, इसका ये बेसिकली था फंक्शनरीज जैसे कि हमने देखी है और पावर्स देखी। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 20 से 24 के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। दीज आर प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑर्डर्स, रूल्स एट्सेट्रा, ठीक है, जिन्हें की इनैक्टमेंट के अंडर बनाया जाता है। अब अगर सेक्शन इसका 20 देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एट्सेट्रा इशूड अंडर इनैक्टमेंट। मतलब कि कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें किसी इनैक्टमेंट के अंडर में इशू करना होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, किस तरीके से समझा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर बाई एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू इशू एनी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, फॉर्म और बाई लॉज इज कन्फर्ड, then expression used in the notification, order, scheme, rule, frame or bylaw shall, unless there is anything repugnant in the subject or context, have the same respective meaning as in the act or regulation conferring the power। मतलब कि बस इसमें यहाँ पर एक बात कही गई है कि मान लीजिए किसी लेजिस्लेशन या रेगुलेशन के थ्रू किसी को पावर मिली है कोई नोटिस को इशू करने की, ऑर्डर, स्कीम, रूल बनाने की, फॉर्म बनाने की, बाई लॉ बनाने की, ठीक। मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, उसको कोई पावर दी गई है कुछ काम को करने की, या नोटिस इशू करने की, सब लॉ बनाने की, बाई लॉ बनाने की, ठीक। अब उस नोटिफिकेशन में मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि उस वर्ड को किस तरह समझा जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि उस वर्ड को उसी तरह अंडरस्टैंड किया जाएगा जैसा कि जो प्रिंसिपल स्टैचूट है, यानी कि जिस लेजिस्लेशन के थ्रू पावर मिली है उसमें जैसा वो लिखा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जिसके थ्रू पावर मिली है उसमें कोई वर्ड इस्तेमाल है, जो आगे बाई लॉज जिसको पावर मिली है उसने कोई बाई लॉ बनाया, उसमें भी वही वर्ड लिखा हुआ है, तो वो दोनों वर्ड एक ही सेंस में समझे जाएंगे, एक ही तरीके से इंटरप्रेट किए जाएंगे। यही बात कही गई है सेक्शन 20 में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस भी है, केस नेम वर्स सुभाष राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2003 का केस है। इसमें कहा गया था कि दैट द नोटिफिकेशन इन कॉमन इंग्लिश एक्सेप्टेंस मीन एंड इम्प्लाई अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ लीगली रिलेवेंट फैक्ट। मतलब कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर नोटिफिकेशन मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या माना गया कि अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ लीगली रिलेवेंट फैक्ट। नोटिफिकेशन बेसिकली एक रिलेवेंट फैक्ट होता है, ठीक है, और रिलेवेंट फैक्ट है तो लीगल रिलेवेंट फैक्ट होता है। आप कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसकी एक लीगल वैल्यू होती है ना, वो एक रिलेवेंट फैक्ट तो होता ही है, उसकी एक लीगल वैल्यू भी होती है, और उसका अनाउंसमेंट होता है। मतलब कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या कोई ऐसा फैक्ट होता है जिसकी एक लीगल वैल्यू होती है और उसका अनाउंसमेंट होता है। तो क्या कहेंगे नोटिफिकेशन को, अनाउंसमेंट ऑफ अ लीगली रिलेवेंट फैक्ट। जबकि और नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट को क्या कहा जाएगा, इसका मतलब नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कि नोटिफिकेशन को तो हमने कह लिया कि इट इज़ एन अनाउंसमेंट ऑफ अ लीगल रिलेवेंट फैक्ट एंड इट इज़ अनाउंसमेंट बाय whom, it is announcement by authority of law। when it is the announcement of authority of law, when it is announcement by the authority of law, then it becomes notification published in official gazette, ठीक है। तो जो ऑफिशियल गैजेट पे नोटिफिकेशन पब्लिश होता है उसको वो क्या होता है, बेसिकली वो ऐसा अनाउंसमेंट होता है किसी भी लीगल, ऐसा अनाउंसमेंट होता है एक लीगल रिलेवेंट फैक्ट का जिसको एक अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है पब्लिश करवाती है, ठीक। इट इज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन एंड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसीज़ और स्टैचूट। मतलब सिंपल सा है कि ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है और इसको जो भी पॉलिसी या स्टैचूट को होती हैं उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए,
मतलब ये बात कही गई है कि मान लीजिए कोई कोई एक्ट है जिसने किसी को पावर दी है, जिसको पावर दी है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो वो नोटिफिकेशन उसी तरह का होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग उसको पावर मिली है, ठीक है, उससे उस चीज़ के अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें फर्दर कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि नोटिफिकेशन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। नोटिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। जो नोटिफिकेशन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से अलग माने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इज टोटली डिफरेंट थिंग वाइल नोटिफिकेशन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो दोनों को हम सेम सेंस में नहीं मान सकते, ये बात कही गई इस केस में। इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप जरूर एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 21. Section 21 talks about power to issue, to include, power to add, to amend, vary or rescind notification, order, rules or bylaws. Section 21 talks about it, and it says whereby any legislation or regulation a power to issue notification, orders, rules or bylaws is conferred, then that power exercisable in the like manner and subject to the like section and the condition to add, to amend, vary or rescind any notification, orders, rules or bylaws so issued. सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये बात कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक पावर किसी लेजिस्लेशन के थ्रू किसी अथॉरिटी या किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है, और वो पावर क्या है, पावर टू इशू नोटिफिकेशंस मान लीजिए, या पावर टू इशू बाय लॉज, या पावर टू मेक रूल्स। अगर कोई ऐसी पावर किसी एक एक्ट के थ्रू दी गई है, ठीक, किसी अथॉरिटी को, वो जब अथॉरिटी को तो ये पावर मिल गई कि वो कोई नोटिफिकेशन इशू करे मान लीजिए। यहाँ ये कहा गया है कि अगर उस बाय लॉ, रूल, ऑर्डर, जो अथॉरिटी है, जो इशू करने की पावर जिसको मिली है, वो अथॉरिटी अगर उसमें ऐड करना कुछ चाहे, अमेंड करना कुछ चाहे, कुछ चेंज करना चाहे या उसको रेसेंड करना चाहे तो वो कर सकती है। मतलब कि पावर जो एक्सप्रेसली दी गई है प्रिंसिपल स्टैट्यूट में, वो दी गई है इशू करने की पावर, लेकिन उसको अमेंड, ऐड, रेसेंड कैसे करना है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये माना जाएगा कि वो पावर जो इशू करने की पावर जिस अथॉरिटी के पास है, उसी के पास उसको चेंज करने की है, उसी के पास उसमें कुछ ऐड करने की पावर है, उसी के पास उसमें कुछ रेसेंट मतलब कि आप कह सकते हैं ख़त्म करने की पावर है, ठीक है। तो ये उसमें इंक्लूड माना जाएगा। इसमें देखिए केस देखते हैं, राशिद जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट एन अथॉरिटी विच हैज़ द पावर टू इशू अ नोटिफिकेशन हैज़ द अनडाउटेड पावर टू रेसेंड और मॉडिफाई द नोटिफिकेशन डन लाइक मैनर। देखिए एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने इसमें क्या बात कही राशिद जावेद वाले केस में कि अगर किसी के पास एक नोटिफिकेशन इशू करने की पावर है तो उसी अथॉरिटी को उस नोटिफिकेशन को ख़त्म करने की, रेसेंड करने की या फिर उसे चेंज करने की यानी कि मॉडिफाई करने की पावर होगी। लेकिन वो पावर उस पावर में वही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे जो टर्म्स एंड कंडीशन उस नोटिफिकेशन को इशू करने के लिए थे, ठीक है। जैसे कि जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है, वो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाए ना नोटिफिकेशन इशू करने की जो पावर दे रहा है उस पर, तो वही टर्म्स एंड कंडीशन उसको रेसेंड अमेंड करते वक्त भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन द लाइक मैनर, मतलब यही हुआ, ठीक। उसके अलावा इन द केस ऑफ श्री सिद्धबाली स्टील्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2011 का केस था ये। इसमें कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर इन सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट is not so limited as to be exercised only once. Power can be exercised from time to time having reward exigency of time। मतलब कि कोर्ट ने कहा लीजिए ऐसी कोई पावर दी गई है तो वो बहुत लिमिटेड नहीं होगी और जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी उस पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये बात कही गई। सेक्शन 22 इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी सेक्शन 23। इट टॉक्स अबाउट प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए 23 में बेसिकली ये बात कही गई कि वेयर बाई एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अ पावर टू मेक रूल्स और बायलॉज इज एक्सप्रेस टू बी गिवन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द रूल्स और बायलॉज बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन देन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई। मान लीजिए किसी एक्ट या रेगुलेशन के थ्रू एक कोई रूल या बायलॉज बनाने की पावर किसी अथॉरिटी को दी गई है, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई गई है
कि जब भी वो रूल्स या बाईलॉज बनाए जाएंगे तो उनका प्रीवियस पब्लिकेशन होगा। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रीवियस पब्लिकेशन पढ़ा होगा, उसकी सैंक्शनिंग के लिए कभी कभी ऐसा रूल ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जनरल क्लॉज एक्ट में कहा गया है कि फिर कुछ प्रोविजंस और भी अप्लाई होंगे, कुछ कंडीशंस और भी उस पर अप्लाई होंगी। उन कंडीशंस के बारे में सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है। द फर्स्ट कंडीशन इज द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक द रूल्स और bylaws shall, before making them, publish the draft of the proposal, rules or bylaws for the information of persons to be affected thereby। मतलब कि अगर ये बात कही गई है, अगर किसी अथॉरिटी को रूल्स और बाईलॉज बनाने की पावर दी गई है तो वो उन रूल्स और बाईलॉज को जब बनाएगी तो उससे पहले वो क्या करेगी, उसका जो भी प्रपोज्ड रूल और बाईलॉ है उसका एक ड्राफ्ट को पब्लिश करेगी, ठीक है। और वो क्यों पब्लिश करेगी, ताकि जो पर्सन उस रूल्स या ऑर्डर या जो भी है नोटिफिकेशन, उससे जो लोग अफेक्ट हो सकते हैं उनको इस बारे में पता चल जाए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि द पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच मैनर एज द अथॉरिटी डीम्स टू बी सफिशिएंट और इफ द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशंस रिक्वायर्स इन सच मैनर एज द गवर्नमेंट कंसर्न प्रेस्क्राइब्ड। मतलब ये बात कही गई है कि अगर पब्लिकेशन की बात है, प्रीवियस पब्लिकेशन की बात है, तो उसका पब्लिकेशन इस तरह किया जाएगा जैसा अथॉरिटी अब सही समझे या फिर जिस तरह गवर्नमेंट ने उसके पब्लिकेशन को लेकर प्रेस्क्राइब किया हो, ठीक है। ये दो बातें इसमें कही गई। थर्ड इसकी कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी कि द अथॉरिटी having power to make the rules or bylaws and where the rules or bylaws are to be made with the sanction, approval or concurrence of another authority, that authority shall also consider any objection or suggestion which may be received by the authority having power to make the rules or bylaws from any person with respect to draft or before the draft was specified। इसमें बस ये बात कही गई है कि मान लीजिए किसी अथॉरिटी को पावर दी गई है रूल्स और बाईलॉज बनाने की, लेकिन वो जो रूल्स और बाईलॉज बनाना है उसको बनाने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे सैंक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है या अप्रूवल उसे लेना पड़ सकता है या कंकरेंस की किसी दूसरी अथॉरिटी, यानी कि जब उसे रूल्स बाईलॉज बनाने हैं, कुछ भी ऑर्डर कोई भी देना है तो उसे हो सकता है किसी दूसरी अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़े, अप्रूवल लेना पड़े उसके लिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो दूसरी अथॉरिटी है उसको सैंक्शन या अप्रूवल देने से पहले क्या करेगी, कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी पर्सन का सुन सकती है जो उससे अफेक्ट होता है, ठीक, और उसके हिसाब से डिसाइड कर सकती है। ये बात कही गई है पॉइंट नंबर 4 में। ये सब सारी चीज़ें कब अप्लाई होंगी, ये सारी चीज़ें तब अप्लाई होंगी जब प्रीवियस सैंक्शन, देखिए सेक्शन 23 में क्या लिखा है, जब प्रीवियस प्रोविजंस जो एप्लीकेबल हैं उसके लिए जब प्रीवियस पब्लिकेशन चाहिए तब। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट of a rule or bylaws purporting to have been made in exercise of power to make rules or bylaws after previous publication shall be conclusive proof that the rules or bylaws has been duly made। मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है कि कोई भी रूल बाई लॉ है अगर उसका ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन होता है तो ये माना जाएगा कि वो जो है ड्यूली मेड है, मतलब कि उसने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है जो ऊपर दी गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और लास्ट आप इम्पोर्टेंट सेक्शन मान सकते हैं, इट टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स इशूड अंडर इनैक्टमेंट्स एंड रिपील्ड एंड इन री इनैक्टेड। इसमें बस एक बात कही गई है, इसमें देखिए बस इतना कहा गया है कि मान लीजिए कोई जो है एक्ट या इनैक्टमेंट है, उसमें कोई भी एक्ट है जिसे रिपील कर दिया गया और फिर से री इनैक्ट कर दिया गया बिना किसी भी चेंज के, तब क्या होगा वहाँ पर, तब ये होगा कि वहाँ पर जो भी पुराने एक्ट के थ्रू किया गया है उसे लॉफुल माना जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आप केस देख सकते हैं, द केस नेम इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनेक सिंह, 2002 का केस है। इसमें क्या कहा गया था कि investigation which is conducted by inspectors of police under the authorization of notification issued under the Prevention of Corruption Act 1947 will be proper and will not be quashed under new notification taking the above power till the aforesaid notification is specifically superseded or withdrawn or modified under the new notification। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि इस सेक्शन में क्या बात कही गई है कि मान लीजिए कोई एक्ट है जिसे रिपील कर दिया गया है, उसी से रिलेटेड एक नया एक्ट आया है और उस एक्ट में पुराने वाले एक्ट को लेकर कोई भी कुछ चीज़ों को, कुछ एक्ट या ओमिशन को मान लीजिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो पुराने एक्ट के अंडर जो काम किए गए हैं उन कामों को अगर नया एक्ट नहीं कुछ भी
बाध्य करता है तो उन्हें रिपील नहीं, उन्हें जो है एप्लीकेबल माना जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनेक सिंह वाले केस में, यहाँ पर कोर्ट ने क्या माना कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिस के थ्रू, ठीक है, वो एक इन्वेस्टिगेशन एक नोटिफिकेशन के अंडर हुई, जो नोटिफिकेशन किसमें इशू हुई थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर हुई थी। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है उसको प्रॉपर माना जाएगा और उसे क्वैश नहीं किया जाएगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि इससे रिलेटेड एक नई नोटिफिकेशन आई। अगर नई नोटिफिकेशन में कुछ भी इस चीज़ को लेकर नहीं कहा गया, यानी कि मान लीजिए कोई नई नोटिफिकेशन आई और उस नई नोटिफिकेशन में जो एक्ट हुआ था पहले उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मना नहीं की गई है, ठीक है, उससे रिलेटेड उस केस से रिलेटेड किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो नई नोटिफिकेशन आने के बावजूद उस पुराने वाले एक्ट को सही माना जाएगा। यहाँ पर एक्ट का मतलब यहाँ पर हम कंडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस हैं दैट आर नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उनको आप रीड आउट कर सकते हैं, बेसिकली नॉर्मली भी रीड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम देखें कि हमारा जो बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के अलावा जो केसेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा, इसमें सेक्शन 6 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन डेफिनेशनल क्लॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है सेक्शन 5 टू सेक्शन 13, इनको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट से, ठीक है, जो रिपील का प्रोविज़न है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ जो 5 से 13 का जो है पोर्शन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशनल क्लॉज से भी क्वेश्चन आते हैं और आप कह सकते हैं कि लास्ट पोर्शन से भी आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको प्रॉपरली पढ़िएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। टिल देन थैंक यू।